नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत और अंगोला के बीच कृषि और संस्कृति समेत हुए 4 समझौते। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। विदेश मंत्रालय ने अंगोला के साथ भारत के संबंधों को बताया ऐतिहासिक। कहा, दोनों देश कई क्षेत्रों में कर रहे हैं सहयोग। भारत वैश्विक स्तर पर निभा रहा है महत्वपूर्ण रोल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय दिलाने में मध्यस्थता की भूमिका को बताया अहम। कहा, सभी तरह के विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता एक कारगर टूल। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मध्यस्थता हमारे कानून व्यवस्था को बनाती है सरल और पारदर्शी। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर लगाई रोक। हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्रों और पार्सलों पर भी प्रतिबंध। वेब समिट में अनिल कुंबले ने खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने पर दिया जोर। कहा, नवाचार और तकनीक से खेल के प्रसारण में आया काफी बदलाव। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। 38 वर्ष में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंको की बैठक हुई तो द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इनमें कृषि और आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग से जुड़े एमओयू शामिल हैं। भारत अंगोला सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम 2025-29 के निर्णय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में अंगोला की सदस्यता संबंधी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. फैसला हुआ कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभव साझा करेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। पीएम ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने बीते एक दशक में इसमें हुई प्रगति की चर्चा की। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को
$700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार भी जताया। इससे पहले शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति और पीएम ने अंगोला के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख देश अंगोला अपने तेल और खनिजों के भंडारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था से भारत के व्यापार संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत और अंगोला एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते रहे हैं। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष होने के नाते अंगोला वैश्विक दक्षिण की भी महत्वपूर्ण आवाज है। अंगोला के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उर्मिलेश चंद्रशेखर और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंस को भारत के दौरे पर हैं, तो हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। तो विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव दम्मू रवि ने जानकारी दी कि अंगोला के राष्ट्रपति ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की भी बात कही। प्रेसिडेंट लोरेंसो condemned the heinous cowardly terrorist act in Pahalgam in Jammu and Kashmir, and there was condemnation of it, expressed condolences to the bereaved families and solidarity with India in tackling terrorism in all its forms, including the cross-border terrorism. और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंस ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। और अब आज की कुछ और बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ और प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने में मध्यस्थता की अहम भूमिका रही है। Mediation, as I understand, is an essential part of the delivery of justice, which is at the heart of the Constitution of India, our founding text. Mediation can speed up the delivery of justice not only in the specific case under consideration, but also in other cases by reducing the burden on courts of a large number of litigation. और वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। न्यायिक सुधारों व नवाचारों की दिशा में भारतीय परंपराओं व आधुनिक कानूनी ढांचे को जोड़कर विवादों के समाधान करने की इस मीडिएशन प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर व मीडिएशन इंस्टीट्यूट की स्थापना, ऑनलाइन मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट को कोर्ट के फैसले के बराबर मान्यता देना तथा इस क्षेत्र के लिए रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेनिंग प्रोसीजर व आचार संहिता तय करना इस रोबस्ट कानून के पहलू हैं। मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना केवल लीगल फ्रेटर्निटी ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मध्यस्थता हमारी कानून व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाती है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करता है। Mediation increasingly gains limelight in our legal and institutional discourse. I often hear a recurring observation that mediation is intrinsic to Indian culture, woven in the very fabric of how we have historically resolved our disputes. It is said mediation reflects our instinctive
preference for resolution through dialogue, through consensus. और अब आज की एक और बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दे दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि रद्द किया था, भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था और अब पूरी तरह से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर भी रोक लगा दी है। ये रोक हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्रों और पार्सलों पर लगाई गई है। उधर भारतीय नौसेना ने भी आज एक आदेश जारी करके अपना समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। आदेशों के अनुसार कोई भी जहाज जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकेगा। वहीं कोई भी जहाज जिस पर भारत का झंडा लगा है वो भी पाकिस्तान के बंदरगाह पर नहीं जाएगा। भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय ने आदेश जारी किए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बहराइच में जेठ माह में लगने वाले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेले का आयोजन नहीं होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है। गौरतलब है कि मेले का आयोजन 15 मई से होना था। हर वर्ष जेठ माह में लगने वाले मेले में भारी संख्या में ज़ायरीन शामिल होते हैं, जिनके ठहरने, व्यवस्थाओं, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से प्रबंध समिति को अनुमति नहीं दी है। अध्यक्ष प्रबंध समिति दरगाह द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें वार्षिक जेठ मेले के आयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में बैठक कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वार्षिक जेठ मेला कराए जाने की अनुमति की संस्तुति नहीं की गई है, जिसे प्रबंध समिति दरगाह मेले को भी अवगत करा दिया गया है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगाम में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। और अब बात वेव्स 2025 की। मुंबई में चल रहे वेब्स शिखर सम्मेलन के लाइव इमर्सिव एंड डिजिटल एक्सपीरियंस हाउ स्पोर्ट्स लीग्स आर ड्राइविंग इनोवेशन सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, यूटीटी के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और ड्रीम सेट गो के सीईओ मनीष शाह ने भाग लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजनात्मक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data
Cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast. And they have come through with various statistics and all of that. We have started using various tools to dissect players, to look at strategies. Even at the auction table, it's no longer just understanding the skills of a player, but also looking at various statistics and how that particular player can influence the game in that kind of a situation. So you're looking at situations, looking at where the entry points of those players are in a game and then making your choices. और वहीं वेब सम्मेलन में आज मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 इयर्स एंड जर्नी अहेड टू 2047 सत्र का भी आयोजन हुआ। जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने इस सत्र में भाग लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. And it's one of the few markets where television remains, and despite being most of the TV, despite being pay TV, it still remains in a pretty healthy state. It can get better, it can grow more, but it still remains pretty healthy. साथ ही उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेशन और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। Most of the Western markets, their subscriber or consumer numbers have hit a plateau, and there is not enough growth because of the population reasons. So I think there is a real opportunity for an Indian company to break through all of this and create, globally, a value that can be indexed globally. But for that, we will have to innovate on the monetization model. We'll have to we cannot limit our innovation only to content. That's the default. That's the beginning of the story. But once you do that, you have to be more and more innovative about how you make more money. Because once you have a trajectory, that is when the market and the shareholders value you. और ड्रीम सेट गो के सीईओ मनीष शाह ने मुंबई में जारी वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया। सम्मेलन के एक सत्र में मनीष शाह ने कहा कि प्रसारण के दौरान सब कुछ मनोरंजन और इनोवेशन पर निर्भर करता है। It's all about fun and innovation, right? So if the experience is made better, by the sporting event that's organizing the tournament or the leagues that are hosting it, then the fan experience of coming into the stadiums again and again with your family and friends and watching quality sport just completely elevates. And I think over the last decade, internationally and now in India, we're seeing a great shift in terms of the fan experience. So, entry and exit into the stadium is becoming much better. F&B is becoming really important at the heart of experiencing sport. Seats are given a lot more preference. There's a lot of lounges being built, air conditioning. Something as basic as toilets and hygiene is given a lot of importance. So overall, I think fan experiences is improving significantly. We're playing our own small role in the ecosystem. और मुंबई में आयोजित वेब समिट 2025 के दौरान अपनी दमदार आवाज और फिल्म, टेलीविजन, बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाने वाले मशहूर अभिनेता शरद केलकर प्रसार भारती के पवेलियन पहुंचे। समिट का मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे शरद केलकर ने प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स की प्रशंसा की। उन्होंने वेब्स को मेड इन इंडिया फॉर इंडिया पहल का एक शानदार उदाहरण बताया। तो दूरदर्शन के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने शरद केलकर से ये खास बातचीत की है। मौजूद है शरद केलकर। शरद, वेव्स में प्रसार भारती के पवेलियन में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? घर आके ऐसा लग रहा है घर आया हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत आपके लिए मतलब
लोग क्या आपकी आवाज, मतलब कहते हैं कि आवाज ही पहचान है, आपकी तो आवाज हिंदी उर्दू सब जगह पे चल रही है। नहीं, मेरे से दिखने वाले लोग भी बहुत कम हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप मतलब पैन इंडिया, अब आज के डेट में मूवी इंडस्ट्री जो है पैन इंडिया जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा है, लोग लेकिन अभी कंजूस होते जा रहे हैं। दे आर यूजिंग AI, व्हिच आई एम नॉट इन वेरी फेवर ऑफ। आप यहाँ के लोगों को मौका दें, और बहुत सारे अच्छे वॉइस एक्टर्स हैं, मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं बोलूंगा, वॉइस एक्टर्स हैं, वो आपकी फिल्म में चार चांद लगा सकते हैं, तो उनका मौका दें। एक चीज तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप आज के डेट में हर जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब ये एक अलग होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डाउन साउथ हर जगह पे ये जो चेंज हो रहा है, ये आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से कंटेंट में अलग चेंजेस आ रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा है, और ये पहले से भी होता आ रहा है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, बट अभी काफी हद तक हो रहा है। हर एक्टर या टेक्नीशियन हर एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लोग अलग अलग लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि सिर्फ ऐसा नहीं कि साउथ वाले साउथ में शूटिंग कर रहे हैं या मराठी वाला मराठी में शूटिंग, दे गोइंग आउट एंड शूटिंग द कंटेंट इन डिफरेंट प्लेसेस आल्सो, सो दैट्स गुड। बिजनेस बढ़ रहा है लोगों का, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है बहुत सारी, और मेरे लिए खासकर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। OTT मतलब आ रहा है हमारा वेब, दूरदर्शन प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, आप लग रहा है कि ये एक अलग होगा कि देश के अलग अलग कोने में फ्री में सबको कंटेंट अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एक ही कंटेंट अलग अलग भाषा में है, और अलग अलग जगह का कंटेंट है। कई बार हम लोग एक जगह से सीमित हो जाते हैं कि भैया हम यूपी का कंटेंट देख रहे हैं, या हम पंजाबी कंटेंट देख रहे हैं, मराठी देख रहे हैं। हमने इतने सारे स्टेट्स हैं, हमने वहाँ के कंटेंट देखे ही नहीं है, तो सारे कंटेंट आई थिंक वेव्स हमको देखने को मिलेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेव्स। तो एक अगर प्रसार भारती और दूरदर्शन के लोगों का जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, वेव्स OTT वो अपना खुद का है, मेड इन इंडिया है, भारतीय है, और भारत के लोगों के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए वेव्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो इरशाद केरकर बता रहे थे कि मेड इन इंडिया भारत के लिए है, OTT देखिए, वेव्स का डाउनलोड कीजिए और देखिए। क्या पसंद आशीष के साथ पुष्प भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। तो ये थी खबरें वेब समिट से जुड़ी हुई। और इसी के साथ वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है, और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की भू माफियाओं के खिलाफ जहां कार्रवाई जारी है, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा काफी लंबे समय से भामोला में कब्जा की हुई 41 बीघा भूमि पर नगर निगम ने अब अपना कब्जा ले लिया है। इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा जमीन पर अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं। नगर निगम सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि काफी समय से पहले से राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई जा रही थी। AMU से इस जमीन के पेपर मांगे गए थे, लेकिन AMU उक्त जमीन के पेपर नहीं दिखा पाया। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। माफी नगर निगम के क्षेत्र में आता है। कुछ जमीनें थी 41 बीघा लगभग, वो जमीन जो है ऊसर बंजर के रूप में दर्ज थी। प्रसंगत प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा भी जांच कराई गई, और गहन जांच के बाद MU प्रशासन से भी उसके अभिलेख मांगे गए। जमींदारी विनाश के बाद से ही यह जमीन जो है ऊसर बंजर के रूप में चली आ रही थी। राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि थी जो है, इसको लेकर के प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अपना बोर्ड लगाया गया इसमें। आगे की खबरों में, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत से वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी ले जाया गया है। 6 से 8 मई तक वियतनाम में मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह का शुभारंभ हो गया है। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश भिक्षुओं और अधिकारियों के साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पहुंचे।
वियतनाम सरकार और वियतनाम बौद्ध संघ ने आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले गहन और साझा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। पवित्र अवशेषों को औपचारिक प्रार्थना के बाद थान ताम मठ में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया। साथ ही शांति और मित्रता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में भारत से लाया गया एक पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री खंदुला दुर्गेश ने डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत की है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत से वियतनाम लाया गया है और यहाँ पर जगह जगह उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से भव्य आयोजन किया गया है। एक अलग उत्साह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है वियतनाम के अंदर। हम बात करते हैं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, वियतनाम अवशेष पहुँच चुके हैं? हम लोग भारत से बुद्ध भगवान का अवशेष लेकर के वियतनाम आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस का यहाँ महोत्सव भी मनाया जा रहा है और भारत ने इस बार सारनाथ से अपने भगवान बुद्ध का अवशेष को लेकर के आने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा संदेश है और मेरे ख्याल से वियतनाम के लोग इसको जिस तरीके से, जिस आस्था के साथ इस अवशेष को यहाँ स्वागत किया है, ऐसा दृश्य देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि भावना और आस्था दोनों जुड़े हुए हैं। तो भावना और आस्था के प्रतीक जो दृश्य हमने देखा है वियतनाम में, ये दर्शाता है कि भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध भगवान का जो संदेश है पूरे दुनिया में माना है। तो ये मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा एक अवसर मिला है कि बुद्ध का अवशेष को लेकर के प्रतिनिधिमंडल भारत का लेकर के वियतनाम पहुँचे हैं। जो अवशेष हैं भगवान बुद्ध के, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं वैसाख महोत्सव के लिए। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, वियतनाम। It's a great exposition that Lord Buddha's, these relics have been brought to Vietnam by our Union Minister and me. We both together brought here, and here when we see the great exposition, we are really thankful to Vietnam government that so many monks have come and gathered here, and it is a great exposition, and the message which Lord Buddha has given to the world that has been spread over entire country, entire world. और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।